गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ा और हमने यह डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है कि गैलीलियो गैलीली ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फीदर और स्टोन दोनों को उन्होंने उस वैक्यूम चेम्बर में एक साथ फ्री फॉल किया, तो क्या देखा, दोनों के दोनों एक साथ नीचे आए, है ना। फीदर का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत हल्का होता है वो, और स्टोन जो होता है उसका मास इन कंपैरिजन ऑफ फीदर ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों के दोनों एक ही साथ नीचे आए, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा मास डिपेंडेंट नहीं होगा। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है, हम इस क्लास में समझेंगे। ओके, देखो, मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस पेपर वेट की जो कि शीशे का है ना, तो ये कितने शीशे का मिलकर के बना हुआ है, डेट इज मास। ओके, तो हम कह सकते हैं मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड और एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। ओके, समझे ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने मैटर का मिल करके बना हुआ है, कितने मैटर के मिलने से बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मास कहेंगे। और मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, अब आया वेट। तो वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से वो धरती की तरफ गिरता है या अट्रैक्ट होता है। और इन द अदर वर्ड हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वेट वह फोर्स है जिससे कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही होती है, समझे। यानी कि वेट क्या है, वेट फोर्स है। वेट इज अ फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ और विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। ओके, अब सुनो, वेट जो है, वेट कैसा है, वेट फोर्स है ना, वेट एक तरह का फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट हम क्या जानते हैं बेटा, न्यूटन। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अच्छा, एक बात बताओ, आप जो जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार से आप क्या कहते हो, दुकानदार से किसी मटेरियल को जब खरीदते हो, कोई सब्सटेंस खरीदते हो, तो वहाँ पर आप वेट मेजर करते हो या उसका वेट करते हो, क्या बोलो। जो सामान, जैसे आपको 5 kg चावल लेना है या 5 kg आटा लेना है, तो वो जो आप मेजर कर रहे हो आटा का या चावल का, वो क्या है, उसका मास मेजर कर रहे हो या उसका वेट मेजर कर रहे हो। मास। कितने लोग मास और कितने लोग वेट, यानी कि 50% लोग मास कह रहे हैं और 50% लोग वेट कह रहे हैं, है ना, यही बात है ना। देखिए, आप वहाँ पर मास मेजर करते हो ना कि वेट। अगर सोचो, इतना भी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप जाते हो चावल खरीदने और आपको 5 kg लेना होता है, तो 5 के साथ आपने kg लगा रखा है, और मैंने अभी बताया कि मास का यूनिट kg होता है। हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कितना वेट है इसका, अरे वेट नहीं है, डेट इज़ मास। वेट तो फोर्स है। अब आप कहोगे तो सर ये कैसे आप बोल दिए, तो सुनो, अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया है जिससे कि हम लोग वेट करते हैं, लेकिन कभी आप लोग वो भी देखे होंगे जो 2 पलड़ा होता है, एक तरफ सामान रखता है दुकानदार और दूसरी तरफ पत्थर का बाट रखता है, और उससे हम लोग मास को मेजर करते हैं। वो क्या कर रहा होता है, वो हमने जैसे मान लो 5 kg आपको चावल ही लेना है, तो उस पलड़े पर क्या किया, एक पलड़े पर 5 kg चावल रखा, मतलब चावल रखा, कुछ चावल रखा, और दूसरे पलड़े पर लोहे का टुकड़ा रखा जिसको कि हम बाट कहते हैं, है ना। तो 5 किलो उसने लोहा रखा, और जब दोनों बराबर हो गया तो उसने क्या किया, आपको दे दिया। ऐसा ही होता है मेजरमेंट। तो उसने क्या किया, एक्चुअली अगर इस पलड़े पर अगर बाट नहीं हो, ठीक है ना, केवल उस पर फ्लोर यानी कि चावल रखा हुआ हो, तो वो क्या होता है कि एक पलड़ा नीचे चला जाता है,
नीचे चला जाता है। तो उसने क्या किया, उसमें वेट था, यानी कि हमने क्या बताया, वेट एक तरह का फोर्स है जिससे कि अर्थ चीज़ों को नीचे खींचती है। तो अर्थ ने क्या किया, उस चावल को नीचे खींच लिया, और जैसे हमने 5 kg उस चावल के बराबर, उस चावल के क्वांटिटी के बराबर क्वांटिटी में हमने इस पर वो लोहे का टुकड़ा रख दिया, है ना। तो दोनों क्या हुआ, अब चावल दोनों बैलेंस कर लिया। जैसे जैसे हम लोहे का टुकड़ा बढ़ाते जाते थे वैसे वैसे ही ऊपर होते जाता था, यानी कि अर्थ का फोर्स घटते जाता था, है ना। और ये क्या करता था, अर्थ के फोर्स को बैलेंस करता था, यानी कि ये जो लोहे का टुकड़ा इस पलड़े पर था वो यहाँ इधर वाले सबस्टांस पर के फोर्स, जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, उसको बैलेंस कर रहा था। और जब दोनों बैलेंस हो जा रहा था तो दुकानदार आपको निकाल के दे रहा था, है ना। यानी कि एक पलड़ा जो नीचे था, जैसे इसे रखे, पलड़ा नीचे आया, इधर वाला पलड़ा नीचे आया, इधर वाला ऊपर गया, और जब दोनों बराबर हो गया तो दुकानदार ने कहा कि भैया ये 5 किलो चावल आप ले जाओ, है ना। तो एक्चुअली आपने क्या मेजर किया है, वहाँ आपने मास मेजर किया है, नॉट वेट। अगर आप वेट मेजर करते तो आप क्या कहते हैं, 5 किलो कहते। कहिए भैया हमको 50 kg, 50 kg, अप्रॉक्स 50 kg, अगर हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, राउंड फिगर में 9, मतलब क्या करते हैं कि 9.8 ना लेकर के हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं, वहाँ पर आप कहते भैया 50 न्यूटन चावल दो, ये कहते ना। यानी कि 5 kg के चावल पर, अच्छा हाँ एक चीज़ आप यहाँ समझ लो, तो वेट एक फोर्स है, तो वेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, वेट का, यानी कि वेट का हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। मैंने कहा कि अगर आप 5 kg न कहते, 5 kg अगर आप मास मेजर न करके वेट मेजर करते तो वहाँ पर आपको 5 kg राइस नहीं कहना था, वहाँ पर आप क्या कह सकते थे, 5 × 9.8 न्यूटन कहते। चलो इसको हम कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, अगर इसको राउंड फिगर में ले लें, यानी कि 10 ले लें, तो लगभग 50 न्यूटन हो गया, लगभग 50 न्यूटन के आसपास आएगा। तो इतना आप बोलते ना, आप केजी का इस्तेमाल तो नहीं करते, है ना। लेकिन देखो हमने एक बात और बताया था कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर जगह नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वहीं लेना है, या फिर अदरवाइज आपको कितना लेना था, 5 × 9.8 न्यूटन, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन, यानी कि आप इतना बोलते या इतना बोलते, है ना, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए आपने क्या खरीदा है, आपने क्या मेजर किया है वहाँ पर, मास नॉट वेट। ओके, हमने क्या देखा बाबू, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केजी। यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल है ना। वेट, और वेट जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह हमेशा टुवर्ड अर्थ लगता है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, और यह कैसा है, यह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। वेट जो होगा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 क्वांटिटी लिया है, यानी कि यहाँ पर 10 न्यूटन लिया, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया ना। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज करता है ना। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा तो क्या वेट प्लेस टू प्लेस नहीं चेंज करेगा, करेगा ना। यानी कि यह जो है वेट जो है यह फिक्स नहीं है, यह हर जगह चेंज हो जाता है। यस सर। प्लेस टू प्लेस यह चेंज करेगा, है ना। देखो हमारे अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पर लेकर के चले जाएं तो वहाँ पर उसका वेट जो होगा 1/6 हो जाता है। यानी कि मान लो इस धरती पर आपका अगर वेट 60 किलो है तो मून पर कितने हो जाइएगा, 10 किलो। इसलिए डाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गलत गोले पर हैं इसलिए वेट ज़्यादा है। अगर 60 केजी डॉक्टर आपको बताता है कि आपका 60 केजी वेट हो गया, आप ओवर वेट जा रहे हो, तो कहना नहीं सर, फिजिक्स वाले सर कहे थे कि आप गलत गोले पर हो, चांद पर चल के देखिए वेट कम हो जाएगा। वहाँ पर 10 किलो घूमेंगे सर। खैर देखिए, तो वहाँ मून पर, अर्थ पर अगर किसी का वेट 60 केजी होता है
तो मून के सरफेस पर उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझ लें, देख लें इसका प्रूफ हम समझ लें, है ना। तो चलो तो मार्स में कितना होगा बाबू, सबका अलग अलग होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह बदलेगा, है ना। अब वो डिपेंड करेगा कि मार्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, अंडरस्टैंड। हाँ, जी का वैल्यू हर जगह पूरे यूनिवर्स में एक जैसा होगा, जी यानी कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझे ना। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि अर्थ पर मास m है, ओके, और अर्थ का मास जो है कैपिटल M है। हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम कैसे कहें, किस चीज़ से डिनोट करेंगे, अर्थ के रेडियस के, ओके। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है ना। तो हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, यानी कि देखो इसको हमने मास बोला, अर्थ का मास, और फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, ओके। यहाँ पर हमने क्या लिखा, मास ऑफ अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का मास, और फिर क्या, अर्थ का रेडियस, ये अर्थ का रेडियस है स्क्वायर, ओके। तो देखो जैसा कि हमने वेट में पढ़ा कि वेट वह फोर्स है जिससे कि अर्थ चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑन अर्थ लिख सकते हैं ना बउआ। तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम मून का मास क्या लेते हैं, mm, और उस पर भी उसी ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं मून पर, जो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ पर लेके रखा है उसी ऑब्जेक्ट को कहाँ ले चलते हैं, मून पर। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का मास तो हमको पता है m, क्योंकि मास तो वेरी करेगा नहीं, वेरी क्या करेगा, वेट वेरी करेगा, क्योंकि वेट एक फोर्स है और डिपेंड क्या करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स नहीं होता है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, ओके। तो देखो यहाँ और इसका मून का रेडियस हम ले लेते हैं rm, ओके। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ मून ऑन द ऑब्जेक्ट कितना होगा, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि हर जगह फिक्स होता है, इनटू मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर होगा। किसका रेडियस, तो मून का रेडियस, ओके। तो इसको क्या हम, अगर हम वेट ऑन मून निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, g इंटू m एंड डिवाइडेड बाई rm स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब आप क्या करो कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से आप डिवाइड करो। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अर्थ का जो मास होता है मून के मास का 100 टाइम्स होता है, यानी कि 100 इंटू मास ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और अर्थ का और जो मून का रेडियस होता है उसका 4 टाइम्स होता है अर्थ का रेडियस। तो क्या हम लिख सकते हैं, 4rm इज इक्वल टू re, क्लियर है। अब इस रिलेशन का हेल्प लेकर के हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 1 से, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, है ना। और इसको हमको डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पर देखो मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर क्या होगा बाबू, देखो तो बेटा, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, इस जी से जी कैंसिल हुआ ना। और यहाँ पर हमको क्या मिला, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, और यहाँ m डिवाइडेड बाय rm स्क्वायर इंटू
RE² और डिवाइडेड बाई MM इंटू M। ओके, आप देखो अब इस वैल्यू को पुट करो, इस रिलेशन को पुट करो तो क्या होगा, वेट ऑन मून वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, तो यहाँ इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये देखो ये M से M चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू, RE के इक्वल क्या है 4RM का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 100 mm, है ना। तो इस M से ये M गया, यहाँ पर M नहीं है ना, M तो कट चुका है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, वेट ऑन मून एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 16 RM स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 RM स्क्वायर, इससे एक चला गया। यहाँ पर क्या ये अप्रॉक्स लगभग 16 या 96 होता है ना, है ना। तो अप्रॉक्स 1/6 आता है। ये 6 आप अगर इधर लाते हैं तो यहाँ पर देखिए ना, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेट ऑन मास इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ पर आपको मिल गया ना ये रिलेशन। तो हमको क्या रिलेशन मिला बेटा, हमको क्या रिलेशन मिला है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर जितना होगा उसका 1/6 हो जाएगा मून पर। यानी कहने का मतलब है कि अगर 60 kg आपका वेट अर्थ पर है तो मून पर कितना हो जाएगा 10 kg। इज इट क्लियर टू ऑल? इतना क्लियर है? अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंड थ्रस्ट। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना है। ओके, थैंक यू, वेलकम।